बजट स्पेशल ट्रांसमिशन में, जहां हमारे एंकर मोहम्मद जुनेद आपको ज्वाइन करेंगे। खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद जुनेद। ज़ैनब, आपका बहुत शुक्रिया। जियो न्यूज़ मुसलसल आपको आगाह रखे हुए है गुज़श्ता रोज़ और उससे पहले बजट के आने से एक दिन पहले से खुसूसी नशरियात जारी है। और बजट आने के बाद जियो न्यूज़ मुख्तलिफ माहिरीन के साथ अपने प्रोग्राम्स में आने वाली तफसील से आपको मुकम्मल आगाह कर रहा है। इसके साथ ही मुख्तलिफ माहिरीन, टैक्स के माहिर, कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और मुख्तलिफ शोबों के नुमाइंदे जियो न्यूज़ की नशरियात में शामिल होते रहेंगे। अब तक जो तफसील सामने आई है, किस तरह का रिलीफ हुकूमत की जानिब से आवाम को दिया गया है, कारोबार को दिया गया है और आगे आने वाले अरसे में मईशत पर इसका असर क्या होगा, इसके हवाले से हम खुसूसी तौर पर इस नशरियात को जारी रखेंगे। इरफान इकबाल शेख, साबिक सदर FPCCI, हमारे साथ इस नशरियात में शामिल हो गए हैं। रेहान जाफरी, साबिक सदर कराची टैक्स बार, हमारी नशरियात में शामिल हैं। रेहान नईम, सदर फैसलाबाद चैम्बर और इकरामुल हक साहब, सदर सियालकोट चैम्बर, हमारी इस नशरियात में शामिल है। इरफान इकबाल साहब, ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि इस वक्त पाकिस्तान का कौन सा सेक्टर ऐसा है जो खुश है इस बजट के आने पर, या वो ये समझता है कि उसको रिलीफ मिला है और मईशत पर इसका मस्बत असर पड़ेगा। मिले जुले रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। स्टॉक मार्केट में अब बेहतर पेशरफ्त हुई है, मस्बत खबरें आ रही हैं। आपकी राय इस वक्त क्या है? क्या कारोबारी तबका इस वक्त समझता है कि इस बजट से जो एक शिकवा था कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट नहीं हुआ, तो फिर किस तरह से मईशत आगे बढ़ेगी और मईशत में इजाफा कैसे होगा? आपकी अब तक बजट आने के बाद उसकी पूरी तफसील आपके सामने है, आप क्या समझते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं बजट में जो चीज़ें अच्छी उन्होंने दी हैं उसकी मैं ज़रूर उसकी बात करता हूँ। पहले सबसे पहले बात यह है कि बजट 17.6 ट्रिलियन का दिया गया और फिर GDP रेट जो 2.7 था, उसको जो नया टारगेट, मुश्किल लगता है मुझे, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त है। अगर हम इसको अचीव करके तो फिर तो अपना अमेजिंग हो जाएगा काम। इन्फ्लेशन रेट आपका 7.5 है। आपका टैक्स टू GDP जो रेशो था हमारा 10% था, अब इन्होंने कहा जिसको हम 12.3 पे लेके जाएंगे, जो भी बहुत ज़रूरी है। और जो नॉन फाइलर का हम कहते थे कि नॉन फाइलर वाला काम ख़त्म होना चाहिए, फाइलर नॉन फाइलर को नहीं होना चाहिए, वो नॉन फाइलर के ऊपर उन्होंने बिल्कुल पाबंदी लगा दी और गाड़ी भी नहीं ले सकता, प्लॉट भी नहीं लेता। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये नॉन फाइलर वाला काम ही ख़त्म होना चाहिए। जो पाकिस्तान में है, जिसके पास पैसे हैं, उसको टैक्स नेट में आना चाहिए और ये बहुत अच्छी बात की है। फिर इन्होंने एक और अच्छा काम किया कि आपकी रेमिटेंस जो है वो इस बार टच किया है 39.4 को, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त काम है, क्योंकि आपका डेफिसिट जो है ना हमेशा कंट्रोल हम करते हैं इसी के साथ। तो ये एक नया टारगेट है जो हमने अचीव किया है, लेकिन हम इस टारगेट को आगे लेके जा सकते हैं। इसमें बहुत गुंजाइश है, इसको 50 बिलियन तक लेके जाना चाहिए और फिर हम इंशाल्लाह अपना जो खसारा है उसको हम कंट्रोल कर जाएंगे। चौथी जो इसमें और खुशखबरी, एक बड़ी अच्छी बात की इन्होंने, सब्सिडी कट्स और एस्टोरिटी के ऊपर काम करते हुए पहली बार इन्होंने बैन ऑफ परचेज ऑफ व्हीकल्स ये किया। और फिर जो बिजली के बिल्स इनके ऑफिस में चलते हैं, जो 9 से लेके 6 बजे तक या 8 बजे तक आपके AC चल रहे होते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए इन्होंने अपना मैयर्स लिया। मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर प्रॉपर काम भी होगा और ये सब ज़बानी बात नहीं होगी और इसके ऊपर काम किया जाएगा, क्योंकि ये एस्टोरिटी बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगी हम चीज़ों को नहीं कंट्रोल कर सकेंगे। अब आ जाए हम चीज़ों के ऊपर के क्या क्या मुश्किलात जो हमें आगे नज़र आ रही हैं। हमारा ख्याल था कि इस बजट में सबसे पहले जो एनर्जी को किया जाएगा, फोकस किया जाएगा, बट एनर्जी जो है वो इसलिए फोकस नहीं की गई। हम कहते रहे हैं कि जी IPPs का मसला जो है ना, इसको हल होना चाहिए। IPPs की वजह से बहुत प्रॉब्लम है। हम बिजली दे रहे हैं, हमारे जो इंडस्ट्रीज उनको मिल रही है 16 सेंट में, जबकि हमारे कंपटीटर्स जो हैं वो है आपके चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश है, इन सबको 8 सेंट में मिल रही है। तो हम उनको कैसे कम्पीट करेंगे, हम अपनी एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाएंगे, इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। IPPs को मैं समझता था कि इसको बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए था और कई इसमें ऐसे अपना हमारे यूनिट हैं जो कि ऑब्सलीट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो हमारे साथ चल रहे हैं, तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बहुत ज़रूरी था। दूसरा, आपने सोलर के ऊपर आपने 18% ड्यूटी लगा दी। सोलर के ऊपर ड्यूटी मैं समझता हूँ कि नहीं लगनी चाहिए,
क्योंकि एक सस्ता अपना आपको अल्टरनेटिव था। आपकी बिजली महंगी है तो उसमें इंडस्ट्री भी, ट्रेड्स भी सब इसके साथ मुस्तफीद हो रहे थे। इसको 18% लगा के आपने, मैं समझता हूँ जाती, क्योंकि पाकिस्तान में कोई अभी तक सोलर बना नहीं रहा, कोई ऐसी कंपनी नहीं बना रही कि अगर हमें ड्यूटी लगानी पड़े, बट ये लगाया गया। तीसरी जो बात ये थी कि हम हमेशा से कहते हैं कि इंडस्ट्री को बूस्ट दें, इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करें, इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, बट अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री को बिल्कुल फोकस नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि इंडस्ट्री बढ़ेगी तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इंडस्ट्री होगी तो आपका जॉब क्रिएशंस होगी, और इंडस्ट्री बढ़ेगी तो आपके माशी हालात भी बेहतर होंगे और चीज़ें भी आगे बेहतर जाएंगी। इंडस्ट्री के लिए कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया गया जो कि मैं समझता था कि बहुत ज़रूरी था। हमारे पास, आपको सबको पता है कि हमारे पास ब्लैक मनी पाकिस्तान में है, सबको पता है, इसमें कोई दुखी छुपी बात नहीं है। तो मैं समझता था कि इंडस्ट्री के लिए आपको कम से कम पैकेज देना ही चाहिए, क्योंकि एमनेस्टी तो मुझे पता है कि आजकल आईएमएफ की वजह से प्रॉब्लम होगी, बट हमें अपने मुल्क को आगे देखना है और हमने इंडस्ट्री के साथ आगे लेके चलना है। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए था और इसके ऊपर हमें करना चाहिए है। अभी भी मैं यही कहूँगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना, जब तक नहीं होगी ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये 4 बातें थी। अब आ जाए रियल स्टेट के ऊपर। रियल स्टेट में अभी तक जो खबर है वो है कि जी इस्लामाबाद में उन्होंने 4% से 1% किया, लेकिन है कि हमारा बड़ा पिछले 2 सालों से 3 सालों से एक मुतालबा चल रहा था कि 100D की एक स्कीम चली थी जिसके ऊपर को तकरीबन हजारों जो है ना वो यूनिट बन रहे थे और वो सारे के सारे रुक गए। उसकी वजह से कि आपको पता है उस वक्त अपना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी और फिर डॉलर इंक्रीज हुआ बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से लोग बना ना सके। तो ये इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें लोगों का कसूर नहीं है, इन्वेस्टर का कसूर नहीं है या बिल्डर्स का कसूर नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे हालात ऐसे थे कि जिसमें वो कर नहीं सके। तो इसके लिए हमें एक एक्सटेंशन देनी चाहिए थी जो नहीं दी गई, जो हम बार बार कहते जा रहे हैं। दरअसल बात वाले जी बहुत अहम सवालात और भी हैं, जो चीज़ें महंगी की गई हैं उसकी भी, और फिर पाकिस्तान में सनत का पहिया वैसे ही मुश्किल से चल रहा होता है, उस पर आपने बात की। लेकिन एक बहुत ज़्यादा जो दिलचस्पी जिस मौजू में है पाकिस्तान, वो ये कि आमदन पर टैक्स कितना देना होगा। रेहान जाफरी साहब, असल में हकीकी मानों में कह सकते हैं कि रिलीफ है तनख्वाहदार तबके को कि आमदन पर टैक्स जिस तरह से कम किया गया है, या वो दिखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिलीफ दे दिया गया और हकीकत में शायद ना हो? नहीं, शुक्रिया जुनैद, बहुत बहुत। मैं आपको ये बताऊं कि देखें, ये जो सैलरी का इशू है और टैक्स स्लैब्स का इशू है, ये काफ़ी अरसे से, जब से इन्होंने लास्ट ईयर स्लैब्स चेंज किए थे और चीज़ों को उन्होंने यानी स्लैब बढ़ाए थे और टैक्स रेट भी बढ़ाए थे, तो सैलरी तबका जो था वो बहुत परेशान था, बहुत ह्यू एंड क्राई था। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रेजेंटेशंस भी दिए पीआर को कि भाई जाहिर है कि इतना टैक्स दे रहे हैं, और सैलरी सैलरी जो बेसिकली जो एरिया है वो ऐसा है कि वो बड़ी आसानी से टैप हो जाता है, क्योंकि जाहिर है कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर अपने एम्प्लॉई को टैक्स काट के सैलरी पे करे। तो वो जाहिर है कि एक्सचेकर में ऑटोमेटिकली जहाँ रेट बढ़ा, जहाँ स्लैब्स बढ़े, वहां पर एक्सचेकर में खुद ब खुद पैसे आते हैं, क्योंकि जाहिर है कंप्लायंस लेवल ऐसा होता है। अब इस दफा इन्होंने थोड़ा सा ये किया है कि जो सैलरी के जो रेट्स हैं वो एक जो पहला स्लैब है 600,000 से लेके 1200,000 तक, वहाँ उन्होंने जो है वो तकरीबन 4% कम किया है, 1% कर दिया है 5% से। इसी तरह जो नेक्स्ट स्लैब है उस पर भी थोड़ा सा रिलीफ दिया है। और ये जो है ये ऑन एंड ऑन ये स्लैब जो है यानी 32 लाख तक जो स्लैब है वहां तक जो रिलीफ है, उसके बाद 32 लाख एंड अबव जो है वो रिलीफ नहीं है, यानी कि जो हायर सैलरी पेड एम्प्लॉयज है उनके लिए ये रिलीफ नहीं होगा। लेकिन इन जनरल जो छोटे यानी कम लेवल पे जो सैलरी अर्न कर रहे हैं उनको ये रिलीफ मिलेगा। तो मैं समझता हूँ ये खुशाइन बात है। जहाँ पे भी आपको रिलीफ मिलता है, एफबीआर की तरफ से हो या आईएमएफ की तरफ से हो, वो हम समझते हैं कि बहुत ही खुशाइन बात होती है, क्योंकि यहाँ तो मामलात बड़े मुख्तलिफ हैं। तो ये एक मेरा ख्याल है एक अच्छा स्टेप है सैलरी की तरफ। फिर वो एक आपको याद होगा बहुत अरसे से एक टीचर्स एंड रिसर्चर्स का एक रिलीफ टैक्स क्रेडिट अवेलेबल था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में,
तो वो उन्होंने फिर दोबारा 25% तक उसको यानी लेके आ गए हैं। वो भी आपको मिल सकता है, आपकी जो लायबिलिटी है उसका रिडक्शन मिल जाता है 25% तक का, इफ यू आर बेसिकली फुल टाइम टीचर और रिसर्चर। तो ये दोनों चीजें मैं समझता हूँ अच्छी हैं। बाकी इरफान साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि वो फाइलर और नॉन फाइलर वाला कंसेप्ट जो था, देखिए फाइलर और नॉन फाइलर वाला कंसेप्ट दुनिया में कहीं पर भी नहीं है हमारे मुल्क के अलावा। बेसिकली कंप्लायंस की जो लेवल होता है वो दुनिया में हर जगह बहुत ही मॉनिटर किया जाता है अच्छी तरह। हमारे यहाँ जो शुरू से रहा है वो एफबीआर में इन्फोर्समेंट का फौदान रहा है, और यही वजह है कि ये फाइलर नॉन फाइलर रेट बढ़ाना ताकि ये ऑटोमेटिकली जो है टैक्स एक्सचेकर में पैसा आता रहे। तो नॉन फाइलर वाला जो कंसेप्ट है या फाइलर वाला कंसेप्ट है वो तो जाहिर खत्म हो गया, खत्म कर दिया गया है। लेकिन नॉन फाइलर के लिए बेहतर तरीका यह है कि बिल्कुल ठीक किया है कि जहां पे नहीं है फाइलिंग कर रहा, वो कंप्लायंस नहीं कर रहा, अपना जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं है, वो टैक्स पे नहीं है, वो तो जाहिर है उसको फिर किसी किस्म का उसको फैसिलिटेट करना, मैं समझता हूँ बिल्कुल अच्छी बात है कि उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं, और ट्रैवलिंग हो या प्रॉपर्टी की परचेज हो या इससे रिलेटेड और चीजें हो। रेहान साहब, इसमें एक तो शायद अब इस मौके पे वजाहत ज़रूरी है कि सब फाइलर टैक्स पेयर भी होना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट्स भी होते हैं जो 18 साल की उम्र से ऊपर हैं, उनका भी फाइलिंग के अंदर रिकॉर्ड होना है, लेकिन जाहिर है उनकी आमदन नहीं है तो वो टैक्स तो नहीं अदा कर रहे होते। देखिए जुनेद, बात ये है कि ये जो जाहिर फाइलर जो है उसको जो मिनिमम लिमिट है, टैक्सेबल लिमिट है, बिजनेस के लिए 4 लाख है, सैलरी के लिए 6 लाख है। अगर इसमें वो फॉल नहीं कर रहा तो वो ऑब्वियसली नॉन फाइलर, यानी नॉन फाइलर क्या, वो जाहिर है ही और शी इज नॉट लायबल टू फाइल द टैक्स रिटर्न, तो ही शुडंट बी अ नॉन फाइलर। आई मीन ये चीज लेकिन तो है फिर भी उन्हें एफबीआर के रिकॉर्ड में देखिए फाइल करनी पड़ेगी अपनी मालूमात, वरना बैंक भी उनके पैसे काटेगा। अगर वो कोई चीज़ खरीदते हैं अब पैसे मिलने पर तो वो नहीं खरीद सकते। ऐसा ही होगा। जी रेहान जाफरी साहब, दरअसल अब चूंकि ज़्यादा इस बारे में बात की जा रही है कि नॉन फाइलर की इस्तेलाह ख़त्म कर रहे हैं, तो जिसके ऊपर टैक्स लागू नहीं होता फाइल तो उसे भी करना पड़ेगा अपनी मालूमात, ताकि उसके गैर ज़रूरी पैसे ना काटे जाएं बैंक में और दीगर जगहों पर। देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, इनको ये चाहिए था जहाँ एक या तो कोई एक एफिडेविट या कोई सर्टिफिकेट या इस किस्म की कोई चीज इंट्रोड्यूस करते। अब जैसे कोई स्टूडेंट है, वो उसके जाहिर है कि जो उसका जो केयर टेकर होता है वो उसका फादर होता है, उसके पेरेंट्स होते हैं, वो जाके अगर अपना अकाउंट खोलना चाहता है यहाँ या, तो उस सिलसिले में उनको ही चाहिए था बैंक एक इंट्रोड्यूस करवा दे कोई ऐसी चीज, या अभी भी करवा दे कि भाई आप एक एफिडेविट ले लें कि जी मेरी इनकम जो है वो 4 लाख से कम है या 6 लाख से कम है, और मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे जो केयर टेकर हैं या मेरे जो फैसिलिटेटर हैं वो मेरे पेरेंट्स हैं या और कोई है, ताकि वो उस अकाउंट खोल सके और वो नॉन फाइलर की कैटेगरीज में ना आए। तो देखिए फैसिलिटेशन जो है ना, फैसिलिटेशन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 19, पहले तो एक्ट आया, फिर 79 का ऑर्डिनेंस आया, फिर 2001 का ऑर्डिनेंस आया। अब जो है ना 2001 के ऑर्डिनेंस के बाद, यानी अब ये 2003 में इम्प्लीमेंट हुआ था और आज हम 2024 में हैं। मैं हर साल ये बात करता हूँ, मैं 2016 में भी प्रेसिडेंट रहा, फिर मैं 2022 में भी प्रेसिडेंट रहा कराची टैक्स बार का। मैंने हमेशा चेयरमैन से, मिनिस्ट्री से हमेशा ये बात की है कि देखें जी फैसिलिटेशन जो है ना, वो जो कंप्लाइंट टैक्स पेयर है उसको आप फैसिलिटेट करें, उसके अंदर उसका एक ट्रस्ट मेंटेन होना चाहिए। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट, ट्रस्ट गैप है ना बिटवीन एफबीआर एंड टैक्स पेयर, ये किसी तरह कम हो नहीं पा रहा जुनैद। जी जी, इसमें इतने ये साल तो गुजर वजीर गए। खजाना ने भी कहा कि घबराते हैं लोग एफबीआर के मामलात से, ऐसे ही है। रेहान नसीम साहब, गुज़श्ता रोज़ जब बजट आया नहीं था तो एप्टमा के नुमाइंदे हमारे इस नशियात में शामिल थे, उनसे हम बात कर रहे थे, तो मैंने शायद पिछले चंद बरस के कुछ आदाद शुमार उनके सामने रखे जो वियतनाम से मुतालिक थे, उनकी एक्सपोर्ट्स से मुतालिक थे। तो एप्टमा के जो सदर थे उन्होंने ताज़ा तरीन आदाद शुमार सामने रखे उससे मुतालिक। हमने कुछ शायद 2 बरस पहले की तफसील रखी कि $65 अरब की वो एक्सपोर्ट करते हैं वियतनाम, तो उन्होंने कहा $125 अरब की तो उनकी टेक्सटाइल की
एक्सपोर्ट है वियतनाम की। फैसलाबाद तो एक ज़माने में पाकिस्तान का मैनचेस्टर था, टेक्सटाइल का गढ़ था। अब हम कहाँ खड़े हैं दुनिया की इस रेस में जहाँ बहुत छोटे छोटे मुल्क अरबों डॉलर कमा रहे हैं टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करके? जुनेद भाई, हमारी बदकिस्मती है, मैं भाई बहुत सारे मुल्क जो आज से 20 साल पहले शायद हमारी हाफ एक्सपोर्ट भी नहीं थी, जैसे भी आपने वियतनाम की मिसाल दी, बांग्लादेश की हमारे सामने है, हमारे हमसाया मुल्क है, हमारा दुश्मन मुल्क भी है, वो हमारे बराबर होता था तकरीबन, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता था। हम पिछले 20 साल से तकरीबन ऑलमोस्ट उसी लेवल पर प्ले कर रहे हैं, अराउंड 30 to 35 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, जबकि हमारे जो कंपटीटर कंट्रीज थे, वियतनाम की आप हैरान होंगे कि टोटल एक्सपोर्ट जो है अराउंड 453 बिलियन डॉलर्स पे चले। तो और पाकिस्तान वहीं पे हम 30 to 35 बिलियन, जिसमें टेक्सटाइल का शेयर जो हम 55% कहते हैं, वो तकरीबन 18 से 19 बिलियन डॉलर इस साल रहेगा। अब ओवरऑल देखें, जो हमारी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स वो टेक्सटाइल की हैं, जिसको हम 55 to 60% हमेशा कैलकुलेशन में अपनी करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो वर्ल्ड में हमारा टेक्सटाइल शेयर है दैट इज अराउंड 1.2%। आप इससे अंदाजा करें कि हम दुनिया से बहुत पीछे रह गए। अब उसकी बहुत सारी वजूहात मैं समझता हूँ। एक तो उसमें आप जो हमेशा हम बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी का ना होना। पिछले चंद सालों में आपने देखा जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस जिस लेवल पर गई, जो बैंक मार्कअप जो रेट गए, मुझे बताएं, प्राइम मिनिस्टर साहब, वजीर खजाना साहब ये खुद बात करते रहे और करते हैं कि आज भी जिस रेट पे बिजली है, इंडस्ट्री सरवाइव नहीं कर सकती, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकती। देखें, आपका 65 रुपए यूनिट चला गया था, आज वो अल्लाह का शुक्र है कुछ कमी आई, लेकिन अगर हमने कम्पीट करना है तो हमने अपनी बिजली का रेट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, अपनी एनर्जी कॉस्ट, अपनी बैंक पॉलिसी रेट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हमें कम्पिटिटिव रहना है विद आवर कम्पिटिटर्स। तो अगर बांग्लादेश या वियतनाम के अंदर बिजली का रेट 8 सेंट है, हिंदुस्तान के अगर 8 सेंट है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी कुछ 13-14 सेंट की बिजली पे हमसे कोई माल खरीदेगा? क्या पॉलिसी रेट जो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 11% पे है, बट स्टिल जब स्प्रेड करते हैं तो अराउंड 14% के ऊपर चला जाता है। और आज और बाकी जो हमारा मुल्क हैं, जो बांग्लादेश और हिंदुस्तान, खासतौर पर मिसाल दूंगा, वियतनाम चले अब बहुत आगे चला गया, वहां पर 4% है, बांग्लादेश में 6 है, हिंदुस्तान में 5.5% है। तो हम क्या कम्पीट कर पाएंगे? हम इसी स्लैब में खेल रहे हैं और हम शादियाना भी बजाते हैं कि जी हमने बड़ी एक्सपोर्ट्स बढ़ा ली। आईटी का लेवल देख लें आप, आईटी की हमने कहा कि जी 3 बिलियन की, हिंदुस्तान 400 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है सिर्फ आईटी के अंदर। मेरे बच्चों ने भी साबित किया, जब अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को पता नसीब फरमाई अपने दुश्मन मुल्क के आगे, तो मेरे बच्चों ने साइबर पे भी उनको डिफीट किया। तो मेरे बच्चों के पास टैलेंट की कमी नहीं, मसला हमारा यह है कि हमारी पॉलिसी की कमी है। आज हमारे आईटी के जो 2 बच्चे हैं, उनको मजबूरन अपना अकाउंट दूसरे मुल्कों में खोलना पड़ा, दूसरे मुल्कों से अपनी आईटी एक्सपोर्ट्स को मूव करना पड़ा, चूंकि उनको गेटवेज नहीं दिए गए। जो उनको पेमेंट भेजनी होती है, वो स्टेट बैंक की बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसी तरह टेक्सटाइल की हम बात कर रहे थे, टेक्सटाइल की मेरा फैसलाबाद जो कि जमाने आपने खुद का टेक्सटाइल जिसको मैनचेस्टर कहते थे, मेरे शहर की वो फैक्ट्रियां बंद हो गई जिनका नाम लेते हुए भी मैं घबराता हूँ कि वो जो पाकिस्तान की पहचान थे, जिनके ऐड हम बचपन से देखते थे कि आकाश से आया एक तारा प्यारा, इस किस्म के जो बड़ी 5-6 फैक्ट्रियां सिर्फ बंद नहीं हुई सर, स्क्रैप हो गई। ठीक है, हम दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ आए और हम बहुत सारी चीजें, जैसे भी इरफान भाई ने कहा, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टेक्सटाइल के ऊपर स्पेशल इंडस्ट्री के लिए एक स्पेशल पैकेज आएगा। और वज़ीर आज़म साहब ने भी हमें चंद रोज पहले खुशखबरी सुनाई थी कि इंशाल्लाह ताला बिजली के रेट में एक मैसिव कमी नजर आएगी। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें 9 सेंट की बिजली अनाउंस की जाएगी इस बार, हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बात की जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कल कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम सब सच्ची बात है एक मायूसी का शिकार हुए। और हम बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे, खासतौर पर जो हमें अल्लाह पाक ने ये फतह नसीब फरमाई थी और पूरी कौम जद्दोजहद पे कट्टी मुतहद थी। और जैसे हमने दिफाई तौर पर दुनिया को साबित किया कि हम बहुत जबरदस्त हैं और हमें अब मुआशी इस्तेकाम की तरफ जाना था, दुनिया को बताना था मुआशी तौर पर भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बजट में ऐसी कोई तजवीज नजर नहीं आई। उड़ान पाकिस्तान 60 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स की बात हम टारगेट पे, और हम बड़े पुरुमीद थे। और मैं अक्सर आपके प्रोग्राम्स में जितने भी जियो के लेवल पे हुए बात हुई,
मैं हमेशा ये बात करता था कि ये $60 बिलियन अचीव करना 5 साल तो बहुत दूर है, ये तो 2 साल में हम अचीव कर लेंगे अगर हमें गवर्नमेंट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दे। और जिस तरह वजीर खजाना साहब पहली बार हमने हिस्ट्री में देखा था कि उन्होंने खुद विजिट किया फैसलाबाद चैम्बर और बाकी चैम्बर्स को भी, और हमें यकीन दहानी कराई थी कि आपकी तजावीज को ऐड किया जाएगा। बट बदकिस्मती मैं समझता हूँ है कि इंडस्ट्री को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई। हमारी इंडस्ट्री जो है वो एग्रो बेस्ड है, एग्रीकल्चर के ऊपर आप देख लें पूरी स्पीच में कल कोई ऐसी बात नहीं की गई कि जिससे हम समझें कि आने वाले दिनों में कोई इसके ऊपर कोई ना कोई प्लानिंग कोई डिस्कस की। तो ये चीजें हैं जिससे मैं समझता हूँ कि हमें ये जरा सोचना पड़ेगा। नसीम साहब ने जी एक्सपोर्ट्स जब हम बढ़ाने की बात करते हैं और हुकूमत इस आज़म का इजहार करती है, तो अगर बिजली सस्ती नहीं होगी, गैस सस्ती नहीं होगी या आसानी से मिलेगी नहीं, तो फिर किस तरह से एक्सपोर्ट्स बढ़ सकेंगे। अब सोलर पैनल्स पे जो इकदाम किए गए उससे महंगी हो जाएगी, फिर गाड़ियाँ पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होगी, बाकी चीज़ों को तो चलिए वो कहते हैं पुरतईश आइटम है, ज़रूरी नहीं भी है लोग ख़रीदें, लेकिन ये सब सहूलतें तो लाज़िम व मलज़ूम है इंडस्ट्री के लिए। आपने बिल्कुल सही सवाल किया और मेरे भाइयों ने तमाम मामला के ऊपर बड़ी बेहतरीन रोशनी डाली। असल में कल का जो बजट है वो इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट को अपलिफ्ट करने के लिए और जॉब क्रिएशन के लिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर की बेहतरी के लिए, आप कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज पर को अपलिफ्ट करने के लिए बिल्कुल भी पेश नहीं किया गया। इसमें इन तमाम चीजों को मेरी समझ से बाहर है वजीर खजाना कैसे इग्नोर कर गए। हमने पिछले माह से उनके साथ रब्ता रखा, वजीर आजम साहब की काबीना में बैठे, वजीर आजम साहब के साथ फेस टू फेस हम सब लोगों ने पेश की और हमें तसल्लियां दी गई कि आपकी तमाम बातों को हम कंसिडर करेंगे। लेकिन कल की स्पीच में किसी भी चैम्बर, किसी भी ट्रेड बॉडी की कोई भी तजवीज नाफिजुल अमल या डिस्कशन में नहीं लाई गई। मैं बड़ा हैरान होता हूं कि अगर आप सारा कुछ अच्छा करें, जैसे वज़ीर खजाना साहब ने बेहतरीन बजट पेश किया, जिन पहलुओं को उन्होंने कवर किया उसमें उन्होंने इंतहाई मुस्बत अंदाज में प्लानिंग की है, स्ट्रेटेजी बनाई है और बहुत अच्छे इदादो शुमार को मेंटेन करने के लिए तरीकाकार इख्तियार किया। लेकिन इंडस्ट्री को, एक्सपोर्टर को और आम शहरी को जो जो बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड है, जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, उसको उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। मैं समझता हूँ कि जब तक वो FTR को बहाल नहीं करेंगे और स्मूथली इस साल से अगले साल में एक्सपोर्टर और कारोबारी बरादरी को मुंतकिल नहीं करेंगे, नई टैक्स रिजीम को 3 से 5 साल के लिए डेफर करके एक लाएहमल तैयार करेंगे, तब तक ये उड़ान पाकिस्तान का हदफ हासिल करना मुमकिन नहीं। EFS एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम पर हमने बात की, उसको हमने रिक्वेस्ट की कि उसको बहाल रखें। जिन सेक्टर्स में आपको या जिन कंपनी से आपको मेल प्रैक्टिसेस के इश्यूज आए हैं उनको आप बाहर करें, लेकिन बाकी मामला को चलने दें। चलती हुई एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर रुकावट आ गई है, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो है वो डिले का शिकार हो रहे हैं। इसी साथ अपने 5% विदहोल्डिंग सेल्स टैक्स को एक्सपोर्टर से वसूल करने की जो ज्यादती है उस पर बात की कि इसको खत्म किया जाए। एक्सपोर्टर आपको अनरजिस्टर्ड बिल के साथ शनाख्ती कार्ड की कॉपी मुहैया करेंगे, FBR उसको NTN लगाकर उससे टैक्स वसूल करे जिसका देना बनता है। लेकिन पिछले कई सालों से 5% नाकाबिले वापसी टैक्स एक्सपोर्टर्स से लिया जा रहा है। इसी तरह हमने 9 सेंट की बिजली को पुराने वादे को याद कराया कि आप फी यूनिट मुहैया करें, लेकिन हुकूमत ने इसको भी नजरअंदाज कर दिया और हमें तोहफे में 18% GST लगाकर सोलर प्लेट्स की इंपोर्ट वजह कर दी। हमने पिछले कई सालों में, मैं कहूंगा कि 2 दहाइयों से हमने एनर्जी क्राइसिस देखे, हमने डॉलर देखी, हमने मुल्क में महंगाई देखी, हमने इम्पोर्ट देखा, हमने मुख्तलिफ तरह के चैलेंजेस का मुकाबला किया और सर्वाइवल मोड में जीते रहे। और इस वक्त हालात ये थे कि हम इतने ऑप्टिमिस्टिक थे, हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि आज हमारी जो बाप दादाओं की कमाइयां हमने कारोबार में डालकर हम सरवाइव किया है, वो आज हमें ये बजट उसको वापस हासिल करने के लिए और कमाने के लिए एक नजरिया देगा, एक डायरेक्शन देगा। हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज मिलेंगी, पॉलिसी नहीं होगी, कोई अमेंडमेंट नहीं होगी और एक फोकस्ड लाइन ऑफ डायरेक्शन दी जाएगी कि हाँ अब आप इस तरह आगे चलें तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी आएगी। हमने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात की, उस पर कोई पॉलिसी नहीं आई। हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की, हमने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को सहूलतें देने की बात की, पुरानी मशीनरी को ड्यूटी फ्री करने की दरखास्त की। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सकत नहीं लगता कि आज की महंगी मशीनें
दामों खरीद सके, लेकिन उनको 2 साल के लिए आप अगर डायरेक्ट इंपोर्ट करने की फैसिलिटी दे दें और अपनी वो सनतकारों का रद्द-ए-अमल भी आपके सामने है और टैक्स से मुतालिक बहुत से सवालात हैं। चूँकि जायदाद की ख़रीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ दी गई है और इसके साथ साथ जो सुपर टैक्स की बात हो रही है उससे क्या असर पड़ेगा, ये सवालात भी हम नशियात में सामने रखेंगे।